जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली जीडाओ माउंटेन रेंज में पहुंच चुका था। इस इलाके पर फू फैमिली का डोमिनेंस है। हानली वहां कुछ फ्री कल्टीवेटर से फू फैमिली की जानकारी हासिल करना चाहता था, मगर उसे पता चला कि ये लोग तो उसे ही मारने की प्लानिंग बना रहे। साथ ही हानली का एक बहुत ही अजीब से डीमन के साथ मुकाबला हुआ, जो कि हद से ज्यादा खतरनाक थी। मगर हानली ने अपने डीमन सप्रेसिंग लाइटनिंग नेट का यूज करते हुए उस डीमन को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद वो सीधे फू फैमिली की तरफ रवाना हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया फू फैमिली का मेंशन, जो कि उनके पैट्रियार्क के जन्मदिन की खुशी पर काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। साथ ही इस जश्न में सहभागी होने के लिए न जाने कितने सारे ग्रेट फैमिलीज और सेक्ट के लोग पहुंच चुके थे। वहीं पर हानली भी अपना इन्विटेशन कार्ड शो करते हुए गेट के अंदर दाखिल हो गया। इतना ही नहीं, वो तो फू फैमिली के पैट्रियार्क के लिए एक तोहफा भी लेके आया था। जो भी लोग पैट्रियार्क के लिए तोहफे लेकर आए थे वो सभी अपना नाम रजिस्टर करने लगे। ऐसे कीमती तोहफे देकर वो लोग फू फैमिली के साथ के अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। इनमें से कोई भी बंदा फू फैमिली की दिल से इज्जत नहीं करता, बल्कि ये तो बस फू फैमिली का डोमिनेंस था। वहीं पर हानली सोच रहा था कि राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के दरमियान हुई जंग 100 साल चलती रही। पता नहीं इस जंग में न जाने कितनी सारी फैमिलीज और सेक्ट डिस्ट्रॉय हुए होंगे, इसलिए तो यहाँ पर सेक्ट के कम लेकिन फ्री कल्टीवेटर्स ही ज्यादा नजर आ रहे। और तभी हानली की नजर पड़ी आसमान पर। वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के 2 क्लाउड्स पहुंच चुके थे, जिन्होंने सबका ही ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहीं पर फू फैमिली के गार्ड्स कह रहे थे कि चलो हमारे इम्पोर्टेंट मेहमान आ चुके हैं। दरअसल ये डिमोनिक फ्लेम सेक्ट के सन गार्डियंस हैं, जिनका नाम है मोहूफा, और ये दोनों बंदे कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर थे। यहाँ पर फू फैमिली के गार्ड्स तो तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए इन दोनों का स्वागत करने लगे। साथ ही साथ दावत में आए लोगों ने तो पहली बार कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को आमने सामने देखा था। और अब वो दोनों बंदे तुरंत ही फू फैमिली के पैलेस में एंटर कर देते हैं। इधर हानली बस चुपचाप से वहाँ मौजूद लोगों की बातें सुन रहा था, ताकि वो इस फू फैमिली के रवैये के बारे में और जानकारी हासिल कर पाए। लोग कह रहे थे कि फू फैमिली काफी ज्यादा दिलदार है। उन्होंने इन दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खुश करने के लिए अपनी फू फैमिली में से 2 खूबसूरत लड़कियां ऑफर की हैं, जिसे ये दोनों एल्डर्स अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रखेंगे। तभी एक बंदी कहने लगी कि पता नहीं फू फैमिली के पास इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ से आती है। मैंने तो ये भी सुना था कि फू फैमिली का पैट्रियार्क 1 नंबर का थरकी बंदा है। उस बुढ़े की बड़ी ही अजीब सी आदत है, वो अपने हर एक जन्मदिन पर एक नई कुंवारी लड़की को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाता। और इस बार तो उस बुढ़े का 400वां जन्मदिन है। तो तुम सिर्फ हिसाब लगाओ कि उस बुढ़े ने अभी तक कितनी सारी लड़कियों को कॉन्क्यूबाइन बनाया होगा, और न जाने उनसे कितने सारे बच्चे पैदा किए। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज उसका जन्मदिन होकर भी वो पैट्रियार्क अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं पर अपनी कॉन्क्यूबाइन के साथ मजे कर रहा हो। तो इन दोनों कल्टीवेटर की बातें सुनकर हानली को रफली अंदाजा तो हो ही चुका था कि ये पैट्रियार्क कैसा बंदा है, इसलिए वो फू फैमिली के पैट्रियार्क की तलाश में वहाँ से रवाना हो गया। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें फू फैमिली का वही पैट्रियार्क दिखाया जाता है जिसकी ये दोनों कल्टीवेटर्स तारीफें कर रहे थे। और ये कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन के आखिरी स्टेज पर है। वेल ये फू टियानहुआ काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तभी फू फैमिली का यंग मास्टर कहता है पैट्रियार्क आज तो खुशी का दिन है, ऐसे सुनहरे मौके पर आप नाराज रहो ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। जिस पर टियानहुआ कह रहा था खुशी का मौका गया भाड़ में, उस टियानचिंग पर तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस कमीने ने इतने सालों तक हमारी फू फैमिली के रिसोर्सेज का यूज किया ताकि वो खुद को पावरफुल बना पाए। हमारा इनिशियल प्लान था जब टियानचिंग पावरफुल बन जाए तब उसे मास्टर आर्टिसन सेक्ट का लीडर बनाना। उसकी मदद से हम हेवनली डाओ अलायंस को अंदर से कमजोर बना सकते थे, मगर उस गद्दार ने बिल्कुल सही वक्त आने पर हमें धोखा दे दिया। हमारा अब हेवनली डाओ अलायंस को करप्ट करने का पूरा मिशन फेल हो चुका है। भले ही हमने डीमन फ्लेम सेक्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, लेकिन सिर्फ उनसे दोस्ती करना काफी नहीं होगा, हमें कुछ और फैक्शन के साथ भी हाथ मिलाने होंगे। मेरे ख्याल से इसके लिए 6 डेविल डाओ सेक्ट ही सही रहेगा। भले डीमन फ्लेम सेक्ट के उनके साथ बिल्कुल नहीं जमती, लेकिन हमें तो बस हमारा फायदा निकालना है। पैट्रियार्क का तीसरा भाई टियानहुई ये सारी बातें काफी केयरफुली सुन रहा था, और उतने में ही पैट्रियार्क उससे कहता है मेरे भाई पता नहीं क्यों आजकल मुझे काफी अजीब फील होता रहता, हर वक्त मुझे बस एक बेचैनी सताती रहती, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब इस बुढ़े को कौन बताए कि यहाँ पर तूफान नहीं बल्कि कयामत खुद उसके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। ओल्ड डीमन हानली इनसे पुराने हिसाब चुकते करेगा। यहाँ पर टियानहुआ परेशान होकर अपने भाई से पूछ रहा था क्या हाल फिलहाल में हमने किसी पावरफुल बंदे से कोई पंगे तो नहीं किए? अगर कोई ग्रेट फैमिली या मेजर फैक्शन के साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो बता देना, मैं जल्द से जल्द उस मसले को हल करना चाहूंगा। जिस पर टियानहुई बता रहा था कि पैट्रियार्क कई सालों से डीमन फ्लेम सेक्ट हमारे साथ है।
उनकी मदद से हमने उन सभी फैमिलीज को स्लॉटर कर दिया जो हमारे रास्ते में आई। अरे पंगे लेना तो छोड़ो, कोई हमारे खिलाफ एक प्लानिंग भी नहीं बना सकता। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था, यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो, अभी तक हमारे दुश्मन कम्प्लीटली साफ नहीं हुए। अब टान फैमिली का ही एग्जाम्पल लो, वो हमारे हाथ से जिंदा बच गए थे ना। जिस पर टियान हुई हंसते हुए कहने लगा कि अरे पैट्रियार्क, वो सब छोड़िए और पहला इस गिफ्ट को देखिए। और फिर वो तुरंत ही वो बॉक्स टियान हुआ के सामने ओपन कर देता है। वेल, इसमें टान फैमिली का एंसेस्ट्रल ट्रेजर था। अब पैट्रियार्क इस ट्रेजर को टियान हुई के पास देखकर ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तो टियान हुई उसे बताने लगा कि कुछ सालों पहले ही हमारा टान फैमिली से पंगा हुआ था और तभी से टान फैमिली अचानक से अंडरग्राउंड हो गई। भले आपने उस फैमिली को दिमाग से निकाल दिया, लेकिन मैं अभी तक उनके ट्रेसेस को ढूंढ रहा था और फिर एक दिन मुझे उनका हाइडिंग लोकेशन मिल गया। इसलिए मैंने उनके एल्डर्स, डिसाइपल, यहाँ तक कि छोटे बच्चों का भी कत्ल कर दिया। जो सुनकर पैट्रियार्क कह रहा था, क्या कहा तुमने सबको मार दिया? तो वो कहते हैं, नहीं पैट्रियार्क, मैंने आपके लिए एक बंदी को जिंदा छोड़ा है ताकि आप उसके साथ मजे कर पाओ। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वहीं पर टियान हुई कह रहा था कि वो लड़की काफी ज्यादा बदतमीज है, इसलिए मैंने उसकी कल्टीवेशन को डैमेज करते हुए उसकी मेरिडियंस को सील कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप उसी के साथ अपना 400वां जन्मदिन मनाएं। ये सब सुनकर तो वो पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका कोई दुश्मन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसकी फू फैमिली आराम से रहेगी। वहीं पर टियान हुई कह रहा था, एल्डर चलिए अब दावत के मजे लेने का वक्त हो चुका है। और उतने में वहाँ पर हानली की आवाज गूंजने लगी। वो कहने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है, डीमन फ्लेम सेक्ट के 6 डेविल डाउ सेक्ट के साथ जरा भी नहीं बनती और तुम्हारी फू फैमिली को ऑलरेडी डीमन फ्लेम सेक्ट का सपोर्ट है, मगर फिर भी तुम उन्हीं के दुश्मन के साथ हाथ मिलाना चाहते हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी फू फैमिली तो एक नंबर की गद्दार है। शायद तुम्हारे ऐसे ही हथकंडों की वजह से तुम युआनवू किंगडम पर डोमिनेट कर रहे हो। इधर ये दोनों भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती। उतने में ही पैट्रियार्क कह रहा था, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि किस जीनियस ने हमसे मिलने की तकलीफ उठाई है? मैं फू फैमिली का पैट्रियार्क टियान हुआ आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर हानले कह रहा था कि फॉर्मल वेलकम की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये लॉर्ड आज यहाँ पर बिन बुलाया मेहमान है। और उतने में वहाँ की सीलिंग ब्रेक होकर वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे बचने के लिए दोनों भी साइड में हट चुके थे। और फिर वहाँ पर गजब के तेवर दिखाते हुए हानली की एंट्री हो गई। वो वहाँ पर इस अंदाज में आया था मानो इन दोनों की औकात उसके सामने किसी कीड़े से कम ना हो। यहाँ पर टियान हुआ अपने पावर्स का यूज करते हुए हानली की कल्टीवेशन लेवल चेक करने की कोशिश करता है, मगर उसे तो हानली की बॉडी से स्पिरिचुअल पावर का एक फ्लक्चुएशन भी नजर नहीं आया, जिसके चलते उसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा भयानक है। इसलिए वो तुरंत ही टियान हुई को इशारा करता है कि वो कोई हरकत नहीं करेगा। साथ ही साथ वो अपने माइंड पावर का यूज करते हुए टियान हुई को बता रहा था कि मेरे ख्याल से ये बंदा एक नेसेंट सोल का कल्टीवेटर है, इसलिए हमारी एक छोटी सी गलती भी हम पर भारी पड़ सकती। यहाँ पर हानली बता रहा था कि मैंने अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए पूरे फू फैमिली को चेक किया और मुझे ये पता चला कि पूरे फैमिली में तुम दोनों ने हाईएस्ट लेवल की कल्टीवेशन को अचीव किया। जो सुनते साथ ही टियान हुआ अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि सीनियर, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आप एक नेसेंट सोल के जीनियस हो। आपने तो यहाँ पर आकर हमारी फू फैमिली में 4 चांद लगा दिए। आपका प्रेजेंस ही हमारी फैमिली के लिए एक सम्मान की बात होगी। हानली चुपचाप से उसकी सारी बकवास सुनते जा रहा था, जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम ही फू फैमिली के एंसेस्टर हो? जिस पर टियान हुई घबराते हुए कहने लगा कि सीनियर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके सामने मैं खुद को एंसेस्टर बुलाऊं। आपके सामने तो मेरी औकात बस एक छोटे से जूनियर जैसी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, ये बदनसीबी फू फैमिली का पैट्रियार्क है। हेवन की मेहरबानी से मैं 400 सालों तक सरवाइव कर पाया। जिस पर हानली कह रहा था, अरे वाह, बहुत अच्छे। दरअसल मैं यहाँ पर फू फैमिली के हेड से ही मिलने आया था। एक्चुअली मेरा तुम्हारी फैमिली पर एक पुराना कर्जा है, तो आज मैं उसे वसूल करूंगा। अब ये सुनकर पैट्रियार्क थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो हानली से कहता है, सीनियर, आप जरूर से मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, मैंने तो आज से पहला आपको कभी नहीं देखा। वहीं पर टियान हुई भी इशारों में बता रहा था कि मैंने भी इस बंदे को पहली बार देखा है। तो पैट्रियार्क हानली के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि सीनियर, जरूर से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हम तो आपको जानते भी नहीं थे। जिस पर हानली कह रहा था, ना, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। खैर, मेरे ख्याल से अब मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भूत बनने के बाद तुम कंफ्यूजन में रहो। जहन्नुम में तुम इन्हीं सवालों से परेशान रहोगे कि आखिर तुम्हें मारा क्यों गया। चलो अब मैं तुम्हें मेरा प्लान बताता हूँ। सबसे पहला तो मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। जैसे ही तुम जहन्नुम में पहुँच जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे पूरी फू फैमिली वहाँ आ जाएगी। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क की तो फटके 4 हो गई थी। वो टियान हुई से कहता है कि ये बंदा हमारी पूरी फू फैमिली को मिटाना चाहता है, जल्दी से यहाँ से भाग निकलो।
इतना कहते साथ ही वो अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ की दीवार से भाग निकला। उसने तो टियान हुई का जरा भी ख्याल नहीं किया और तब तक हानली की लाइटनिंग सोर्स सीधे उसे दीवार में चुनवा देती है। हानली की एक तलवार उसके सीने में और 2 तलवारें उसके हाथों में धस चुकी थी ताकि टियान हुई यहाँ से भागने न पाए। यहाँ पर हानली ने सिल्वर मून को भी स्टोरेज बैग से बाहर निकाल लिया। उससे कह रहा था कि तुम तो अर्थ एस्केप टेक्निक में माहिर हो। ओ बुड्ढा जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से भाग निकला, मैं चाहता हूँ तुम अकेले ही उसे हैंडल करो। जो सुनते साथ ही सिल्वर मून गियर डालते हुए कहने लगी कि मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपकी सिल्वर मून यूं गई और यूं आई। वहीं पर हानली टियान हुई का स्टोरेज बैग उससे छीन लेता है। भले ही हमारा हीरो अब एक नेसेंट सोल बन चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के स्टोरेज बैग छीनना इसे काफी ज्यादा पसंद आता। अब यहाँ पर हानली ने टियान हुई से सारी तलवारें निकालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका सिर पकड़ते हुए कहने लगा कि चल अब मुझे दिखा दे तूने अब तक कितने सारे बुरे कामों का अंजाम दिया है। मैं तेरे पापों का घड़ा देखना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पर हानली ने सोल सर्चिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसका यूज करते हुए टियान हुई ने किए हुए सारे बुरे कामों को देख पाएगा। यहाँ पर टियान हुई हानली से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने वहीं पर पेशाब कर दी। उसे इतना तो पता है कि मास्टर उसे मार देगा, लेकिन कब और कैसे ये एक मिस्ट्री थी। इधर हम फू फैमिली के पैट्रियार्क को देख पाते हैं जो कि अंडरग्राउंड टनल्स में पहुंच चुका था। वो खुद से ही पूछ रहा था कि पता नहीं उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कब हमारी फू फैमिली ने एक नेसेंट सोल के मॉन्स्टर को उकसाया था। फिलहाल के लिए तो मैंने खुद ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, और रही बात फैमिली की तो उन्हें बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, डीमन फ्लेम सेक्ट या फिर 6 डेविल डाओ से। अब तक तो पैट्रियार्क केव के एकदम एग्जिट के पास पहुँच गया था, जिसके चलते वो खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। और उतने में उसे किसी लड़की की आवाज आती है। वो कह रही थी अरे अरे तुम्हारा अर्थ स्कीपिंग स्पीड तो बड़ा ही स्लो है, तुमसे ज्यादा अच्छी स्पीड तो कछुए की होगी। दरअसल सिल्वर मून अपने ब्लैक रोब में उसके सामने पहुंच चुकी थी। ये वाला फॉर्म तो वो तब लेती है जब उसे हानली को इम्प्रेस करना हो। वो पैट्रियार्क से कहती है कि तुम एक काम करो, अपना सिर मेरे हवाले करो ताकि मैं उसे अपने मास्टर के सामने पेश कर पाऊँ। इस तरह से तो हम दोनों भी कामयाब हो जाएंगे। तुम्हारा धड़ केव से बाहर चला जाएगा और मैं भी अपने मास्टर को खुश कर दूंगी। पैट्रियार्क तो बस दहशत के मारे इस बंदी को घूरे जा रहा था, और उतने में सिल्वर मून ने अपनी मैजिकल पावर उस पर रिलीज कर दी, जिससे तो पैट्रियार्क सीधे जाकर एक चट्टान पर पटका गया था। वो सिल्वर मून से पूछ रहा था कि आखिर तुम लोग हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पर सिल्वर मून कह रही थी कि बस थोड़ी देर में तू मारा जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे से इतने सारे सवाल पूछ रहा। और अब सिल्वर मून इस बंदे का काम तमाम करने वाली थी कि तभी उसे हानली की आवाज आई। वो कह रहा था रुक जाओ। जो सुनकर सिल्वर मून थोड़ी सी कंफ्यूज होकर अपने मास्टर से पूछने लगी कि क्या आप वाकई चाहते हो मैं इस बंदे को जिंदा छोड़ूं? दरअसल हानली ने सिल्वर मून को रोका क्योंकि इसके पीछे एक वजह थी। यहाँ पर टियान हुआ की मेमोरीज में उसे एक लड़की नजर आई जिसने दुल्हन का लिबास पहना था, और इसी मेमोरी को पूरा देखने के बाद हानली काफी ज्यादा गुस्से में सिल्वर मून से कहने लगा कि उस कमीने को मेरे पास लेके आओ। मैंने कहा अभी इसी वक्त उसे मेरे सामने लाओ। यहाँ पर हानली काफी ज्यादा गुस्से में था। आज तक कोई भी हानली को इतना गुस्सा दिला नहीं पाया था, और ये कारनामा कर दिखाया पैट्रियार्क ने। वहीं पर सिल्वर मून भी हानली का ये गुस्सा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो पैट्रियार्क से कहती कि मैं तो बस तेरी गर्दन काटने वाली थी, लेकिन तेरी किस्मत तो बद से बदतर निकली। अब उसने ऐसा क्यों बोला है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब अगली सीन में हमें फू फैमिली का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियां म्यूजिक प्ले करते हुए अपने मेहमानों को एंटरटेन कर रही थी। हॉल में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि वाह मानना पड़ेगा फू फैमिली के पास तो खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं। वो लोग जब चाहे तब इनके साथ मजे कर सकते हैं, और जब दिल करे इन्हें अपने कल्टीवेशन के लिए सैक्रिफाइस कर सकते। साथ ही साथ उन सभी को पैट्रियार्क का इंतजार था, क्योंकि दावत खत्म होने को है लेकिन अभी भी बर्थडे बॉय का कोई अता पता नहीं था। उतने में फू फैमिली का एक चमचा कहता है कि बस थोड़ी देर में हमारे पैट्रियार्क यहाँ पर आ जाएंगे। जिस पर एक बंदा कह रहा था कि शायद आपके पैट्रियार्क फिलहाल किसी खूबसूरत लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इसलिए तो उन्हें आने में इतनी देर लग रही। पता नहीं वो खुश नसीब लड़की कौन है। वहीं पर मेंशन के बाहर फू फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स एंजॉय कर रहे थे। पैट्रियार्क के जन्मदिन के मौके पर फू फैमिली का हर एक बंदा यहाँ पर आ चुका था। जो बंदा गेट पर पहरा देने के लिए तैनात था वो देखता है कि अचानक से ही वहाँ पर बर्फ गिर रही। वो कहता है अरे ये अचानक से स्नोफॉल कैसे हो रहा, और उतने में ही उसका हाथ बड़ी ही तेजी के साथ कट चुका था। इतना ही नहीं उसके बॉडी पार्ट्स को बड़े ही ब्रूटली काटा गया, और अब उसके खून को रौंदते हुए एक बंदे की वहाँ पर एंट्री हो गई। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हानली है। इतना ही नहीं वो पैट्रियार्क को घसीटते हुए अपने साथ लेके आया था। यहाँ पर पैट्रियार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि हानली उसे उसके फू फैमिली की तबाही
दिखाना चाहता था। साथ ही यहाँ पर हानली ने अपने लाइटनिंग ब्लेड का नहीं बल्कि इवल ब्लेड का यूज किया है। वो इन इवल लोगों का खात्मा अपनी इसी इवल ब्लेड से करना चाहता था। इधर फू फैमिली के बंदे कह रहे थे कि टान फैमिली की यंग मिस्ट्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत है, हमारे पैट्रियार्क तो उसके साथ दिल खोलकर मजे करेंगे। और उतने में उनकी नजर पड़ी हानली पर, जो हमारी दावत में बिन बुलाए चला आया। वो कल्टीवेटर हानली से कह रहा था, ओए लड़के वहीं पर रुक जा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी खैर नहीं। मगर हानली तो एकदम खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा था। तो वो लोग उससे कहते, क्या तू बहरा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, हम लोग तुझे बोल रहे हैं रुक जा। और तभी उन्हें पता चला कि अरे इस बंदे के पास तो उनके फैमिली के पैट्रियार्क है। जो देखते साथ ही वो सभी लोग हानली को मारने के लिए रवाना हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये अकेला बंदा हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। और फिर देखते ही देखते कई सारे कल्टीवेटर्स ने हानली पर जंप लगा दी। इसलिए हानली ने भी उनकी बर्बादी की शुरुआत कर दी और बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी तलवार को घुमाते हुए उन पर स्लैश अटैक रिलीज कर रहा था। उसके स्ट्राइक में इतनी खतरनाक एनर्जी थी कि पूरी जमीन को हिला के रख दे। हानली के एक ही स्लैश में वहाँ पर लाशों के ढेर लग रहे थे। हानली बड़ी ही स्टाइल के साथ अपने ब्लेड को घुमाते हुए रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को निपटाए जा रहा था। इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि हानली के अटैक को रोक पाए। थोड़ी देर पहला चल रही जन्मदिन की दावत एक खूनी दावत में बदल चुकी थी। इधर हॉल में मौजूद मेहमानों को भी चीखें सुनाई देने लगी। वो कहते, पता नहीं ये किसके चीखने की आवाजें हैं, कहीं बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो फू फैमिली का चमचा उन्हें बताने लगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल हमारी फैमिली के गार्ड्स ही बाहर पार्टी कर रहे थे। मेरे ख्याल से शराब के नशे में वो लोग अपने होशो हवास खो चुके हैं। मगर आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे पैट्रियार्क उन्हें लाइन पर लेके आएंगे। और उतने में वहाँ का दरवाजा ब्रेक होकर एक लाश सीधे हॉल में पहुँच गई। फू फैमिली की लड़कियां तो उस बंदे की ऐसी हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर वो गार्ड कह रहा था कि जल्दी से रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करो और मैं चाहता हूँ कि पैट्रियार्क को समन किया जाए। अब वही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। उतने में ही डीमन फ्लेम सेक्ट के दोनों कल्टीवेटर्स गुस्से में उठ गए। वो कह रहे थे कि हमारे होते हुए कोई भी फू फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम अभी जाकर उस कमीने को सबक सिखा के आते हैं। उनके साथ फू फैमिली का वफादार गार्ड भी बाहर आ चुका था। अपने सामने मौजूद नजारा देखकर तो उस बंदे का दिल ही दहल उठा। वो चिल्लाते हुए एंसेस्टर को आवाज दे रहा था कि ये आपको क्या हो गया, जिस पर हानली कह रहा था कि एंसेस्टर कहने के लायक नहीं, इसे तुम हरामी बोल सकते हो। साथ ही हानली डीमन फ्लेम सेक्ट के 2 एल्डर्स को बताने लगा कि मैं युआनवू किंगडम का एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, मेरा नाम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ पर बस एक ही मकसद के साथ आया हूँ, जो कि है इंसाफ। साथ ही उसने पैट्रियार्क को हवा में उठा लिया था। वो कह रहा था कि फू फैमिली को कर्जा चुकाना ही होगा। फिर हानली ने पैट्रियार्क पर एक जोरदार स्लैश कर दिया। अब ये सीन शिफ्ट होकर हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर रुइन शादी के लिए तैयार हो रही थी। आज के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए युन शाओ की हो जाएगी। और उतने में उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई दिया तो तुरंत ही जाकर डोर को ओपन करती है। उसने देखा कि युन शाओ बुरी तरह से घायल हो चुका है। रुइन उसकी हालत देखकर पैनिक होते हुए उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया, जिस पर युन शाओ कहता है कि फू फैमिली के लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। अपने साथी को यूं आखिरी सांसें भरता हुआ देखकर रुइन काफी ज्यादा रोने लगी। युन शाओ रुइन को बताता है कि वो लोग ये एलिक्सर मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन देखो मैंने ये मेडिसिन उनके हाथ लगने नहीं दी। दरअसल रुइन की ड्रैगन क्राई बॉडी थी और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी भर इमेंस पेन को फील करना पड़ता। और युन शाओ तो बस अपनी साथी को क्योर करना चाहता था। उससे कहने लगा मेरी जान तुम प्लीज रो मत, तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता। चलो जल्दी से ये मेडिसिन कंज्यूम करो, इससे तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी, प्लीज इसे कंज्यूम करना। और इतना कहते साथ ही युन शाओ की वहीं पर मौत हो गई। रुइन आज ही के दिन युन शाओ के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उनका खुशी का दिन मातम में बदल गया। फू फैमिली ने सिर्फ लालच की खातिर इन दोनों से इनकी खुशियाँ छीन ली थी। बेचारी रुइन रोते बिलखते बस अपने प्यार को आवाज देने लगी, लेकिन युन शाओ उसे छोड़कर जा चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि पता नहीं हमने उस फैमिली का क्या बिगाड़ा था, उन्होंने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और फिर इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद ही हानली रुइन से मिलने गया था, जहाँ पर हानली को पता चला कि रुइन ने युन शाओ को ही अपना पति मान लिया। वो ना ही दोबारा किसी से प्यार करना चाहती थी और ना ही उसे इस जिंदगी से लगाव था।
रोइन यूनशाओ की मेमोरियल टैबलेट को बताने लगी कि आज हमारा पुराना दोस्त हानली मुझसे मिलने आया था। मैंने उसे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिपेयर करके दे दिया है। ये तो मुझे करना ही था। आफ्टर ऑल हम दोनों ने हानली से वादा किया था। तुम हमेशा केयर फ्री होकर ही हर एक काम करते थे, तो अब तुम्हारी रोइन भी तुम्हारी जैसा ही कुछ करना चाहती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद फू फैमिली में काफी सारे धमाके होने लगे। रोइन ने बस कुछ ही दिनों में फू फैमिली के लगभग 6 हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी बस अपने फॉर्मेशन के दम पर। जिसके बाद रोइन फू फैमिली के पैट्रियार्क से मिलने पहुंच गई थी, और वो भी दुल्हन के लिबास में। वहाँ मौजूद गार्ड्स तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि ये बंदी तो हमारे पैट्रियार्क की बाहों में जाने के लिए बेताब लग रही। साथ ही साथ पैट्रियार्क उसका मुंह पकड़ते हुए कहने लगा कि तुम्ही ने मेरे 6 हॉल्स को डिस्ट्रॉय किया, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझसे खुद मिलने आई हो। वैसे दिखने में तो तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुमने रेस्ट्रिक्शंस को पार करके यहाँ आने की जरूरत कैसे की, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बताओ तुम्हारे इरादे क्या है। यहाँ पर पैट्रियार्क रोइन को अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे पास इतने भयानक फॉर्मेशंस का नॉलेज कहाँ से आया। चलो बताओ तुम कौन सी फैमिली के लिए काम करती हो, हू फैमिली या टान फैमिली। यहाँ पर पैट्रियार्क गुस्से में रोइन को मारने के काफी ज्यादा करीब था। तभी टियान हुई कहता है कि प्लीज उस पर रहम कीजिए। जो सुनकर पैट्रियार्क कह रहा था बताओ तुम इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो। वो कहता है बड़े भाई एक सेकंड मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं जानता हूँ इस लड़की के कई सारे सीक्रेट्स होंगे, लेकिन अब ये हमारी फैमिली के हाथ लग चुकी है, तो क्यों ना हम इसकी कल्टीवेशन को डैमेज करके इसके मेरिडियंस को सील ऑफ कर दे। इस तरह से ये बंदी पूरी तरह से लाचार हो जाएंगी, और फिर हम इससे सारे राज उगलवा सकते। इतना ही नहीं, इसे मारने से पहला मैं इसके साथ थोड़े से मजे करना चाहता हूँ। अगर ऐसी टाइप की लड़कियाँ आपको पसंद नहीं आती तो हमारे सिपाही है ना, वो सभी भाई मिलकर मिल बांट कर इसके साथ मजे करेंगे। जो सुनकर वहाँ मौजूद फू फैमिली के गार्ड्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए। रोइन तो बस इन शैतानों को देखती जा रही थी। वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम मिल बांट कर खाने के लिए तैयार हैं। रोइन सोचने लगी कि ये इंसानी खाल में सभी शैतान हैं। ये सब वो जो रोइन के लिए बोल रहे थे उन्होंने वो ऑलरेडी कई सारी लड़कियों के साथ किया हुआ था। फू फैमिली में आने वाली हर एक लड़की बदकिस्मत थी, और उतने में ही रोइन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो पैट्रियार्क से कह रही थी कि मैं बस यहाँ एक ही चीज के लिए आई हूँ, जो कि है इंसाफ। और इतना कहते साथ ही रोइन की बॉडी अचानक से ही एक्सप्लोड हो गई। वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें फू फैमिली के न जाने कितने सारे गार्ड्स मारे गए, मगर रोइन के असली गुनहगार तो अभी भी जिंदा थे। पैट्रियार्क कह रहा था कि इस बंदे ने खुद की बॉडी को एक फॉर्मेशन जैसे यूज किया था। ये 2 कौड़ी की लड़की मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन जब तक ये बुढ़ा जिंदा है तब तक मेरी फू फैमिली के फाउंडेशन को कोई भी हिला नहीं सकता। और आज इस बुढ़े का यही घमंड तोड़ने के लिए उसका बाप यहाँ पर आ चुका है। जब पैट्रियार्क को होश आया तब उसने देखा कि उसकी आधी फू फैमिली तो खत्म हो चुकी। वहीं पर मेन हॉल में जितने भी फू फैमिली के मेंबर्स छुपे हुए थे, हानली ने उन सभी को बाहर खदेड़ दिया। फू फैमिली के न जाने कितने सारे बंदे हानली के सामने आकर पटक चुके थे, और यहाँ पर हानली ने एक ऐलान किया था। वो कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले 2 घंटों तक किसी को भी हॉल से बाहर पाँव रखने की इजाजत नहीं है। दरअसल ये अनाउंसमेंट थी उन सभी मेहमानों के लिए जो फू फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। वो कह रहा था कि अगर तुम में से किसी ने भी हॉल के बाहर कदम रखा तो मैं उसे ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उस बंदे की रूह भी कांप जाए। देखते ही देखते ही पूरा आसमान लाल हो चुका था। वहाँ पर बहुत ही भयानक बिजलियाँ कड़कने लगी। फू फैमिली के बंदों को अपना काल अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। पैट्रियार्क ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। वहीं पर हानली कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी आसान मौत नहीं देने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग तड़प तड़प कर मारे जाओ। और अब वहाँ पर हानली ने जो इवल फॉर्मेशन क्रिएट किया था उसमें से थंडर बरसने लगी। वो स्ट्राइक जिस पर भी हिट हुई वो बंदा सीधे एक दरख्त में बदल रहा था। इन सभी लोगों की बॉडी बड़ी ही भयानक तरीके से एक्सप्लोड हो रही थी। इन आखिरी पलों में कुछ लोगों को अपने कर्मा याद आने लगे, कैसे उन्होंने हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया था। कितने सारे बेकसूर लोग इनके हाथों मारे गए। यहाँ पर तो पैट्रियार्क सर पटक पटक कर हानली के सामने माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि हमारे पापों का घड़ा भर चुका है और हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, प्लीज हमें बख्श दीजिए। यहाँ पर हम रोइन को देख पाते हैं जो कि दुल्हन के लिबास में अपने कातिलों की लाशों को लांघते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ हमें टियान हुई की लाश भी दिखाई गई, जिसे हानली ने बड़े ही ब्रूटली खत्म किया था। वहीं पर न जाने कितने सारे खून से सने हुए पौधे उग चुके थे। यहाँ पर पैट्रियार्क रहम की गुहार लगा रहा था। वो कहता है मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूँ, प्लीज ये खून खराबा बंद कर दीजिए। वहीं पर उसके जिंदा बचे हुए बंदे कहने लगे कि पैट्रियार्क प्लीज हमारी मदद कीजिए। इन लोगों ने इतने सारे बुरे काम किए थे कि जिसका कोई अंदाजा
नहीं। शायद ये लोग भूल गए कि कर्मों का भी हिसाब होता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। और फिर ठीक 2 घंटों के बाद हानली का फॉर्मेशन अपने आप गायब हो गया। उसने पलटकर देखा कि रुइन की स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है। वो बता रही थी कि मैं युनशाओ की वाइफ रुइन हूँ। आज यहाँ पर मैं ये बताने आई हूँ कि फू फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी। आज फू फैमिली का कयामत का दिन है। और उतने में ही हानली ने बड़े ही जबरदस्त अंदाज में पैट्रियार्क का गला काट दिया। पैट्रियार्क के साथ ही फू फैमिली का हर एक मर्द मिट चुका था। वहीं पर हम युनशाओ के स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जिसने फाइनली अपनी दुल्हन का घूंघट उठा दिया। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर असली मायनों में हस्बैंड वाइफ हो चुके थे। यहाँ पर हानली भी भारी दिल से अपनी शराब की प्याली भरने लगता है। उसने देखा कि उसके दोस्तों को फाइनली मुक्ति मिल चुकी है। यहाँ पर हानली भी इमोशनल होकर उस वाइन को पी लेता है। वो कहने लगा, मेरे भाई युनशाओ और मिस रुइन, ये वाइन का कप मैं तुम दोनों को रिस्पेक्ट के तौर पर ऑफर करता हूँ। तो इस तरह से हानली ने पूरी फू फैमिली का सफाया करते हुए अपने दोस्तों का बदला ले लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।